मूनलाइट रेल्म का वो हिस्सा अब किसी बर्बाद हुए स्वर्ग जैसा लग रहा था। ध्रुवांश की गोद में अर्नव की छोटी सी ठंडी लाश पड़ी थी। उसका मासूम चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। ध्रुवांश पूरी तरह से टूट चुका था। वो इंसान, वो एम्परर सक्सेसर जिसने ई-गेट के नर्क में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, आज अपने ही घर में अपनों की लाशों के बीच बिखर गया था। उसने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर उठाया। उसकी गर्दन की नसें तन गईं और उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे मूनलाइट रेल्म की हवा को चीर कर रख दिया। सब मेरा ही दिल क्यों तोड़ते हैं, क्यों? उसकी ये चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, इसमें एक ऐसा दर्द था जो सुनने वालों के दिलों में सुई की तरह चुभ रहा था। सभी कबीर, ड्यू, लकी, एल्डर रेलायत और बाकी ध्रुवांश के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। अचानक मूनलाइट की हवा बर्फ जैसी ठंडी होने लगी। हवा का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि जमीन पर पाला यानी फ्रॉस्ट जमने लगा। आयत, जो पूरे मूनलाइट में सबसे ज्यादा पावरफुल थी यानी ग्रैंड मास्टर, उसको भी बाकी सब के साथ साथ अपनी आत्मा के अंदर एक भयंकर ठंडक और कांपन महसूस होने लगी। ये ठंडक मौसम की नहीं थी, ये किसी ऐसी ऊर्जा की थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। सब ने डरते हुए ध्रुवांश की ओर देखा। ध्रुवांश का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ चुका था। उसकी वो काली डेविल आइज अब एकदम चमकदार नीली हो गई थी। उसकी आंखों से नीली आग की लपटें किसी गैस टॉर्च की तरह बाहर निकल रही थी। उसके शरीर पर मौजूद वो पुराने नीले रंग के रहस्यमयी निशान, गॉडली रून्स, अब बहुत तेज रोशनी के साथ ग्लो करने लगे थे। उसकी डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। जो लोग उसके पास खड़े हुए थे उन्हें एक बहुत ही भारी अदृश्य दबाव महसूस हुआ और उन्हें ना चाहते हुए भी घिसटते हुए पीछे जाना पड़ा। ड्यू ने अपने मास्टर को इस तरह तड़पते देखकर उन्हें संभालने के लिए आगे जाने की कोशिश की। मास्टर! ड्यू चिल्लाया, लेकिन जैसे ही ड्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, ध्रुवांश के शरीर से एनर्जी का एक भयानक तूफान निकला। बूम! उस तूफान ने ड्यू को उठाकर 20 फीट दूर फेंक दिया। ड्यू एक दीवार से टकराकर नीचे गिरा। सभी ड्यू को इस तरह हवा में उड़ते देख हैरान और खौफजदा थे। आयत, जो अपनी ब्लड मैजिक से किसी भी एनर्जी को पढ़ सकती थी, वो हैरानी से कांपती हुई बोली, ये कैसी एनर्जी है? मैं इसे सेंस और रेजिस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? वहीं एल्डर रेल थोड़े परेशान थे। उनकी बुजुर्ग और तजुर्बेकार आंखों ने कुछ देख और समझ लिया था। कबीर भी अपनी जगह पर पत्थर बन गया था। सबकी तरह वो भी उस एनर्जी को अपने शरीर में फील नहीं कर पा रहा था, बस उसका दबाव महसूस कर रहा था जो उसकी हड्डियों को पीस रहा था। तभी लकी, जो घुटनों के बल बैठा था, वो चिल्लाया, हमें ध्रुवांश भाई को रोकना होगा, नहीं तो उनकी बॉडी किसी बम की तरह फट जाएगी। वो इंसान है, उनका शरीर इस असीमित एनर्जी को बहुत देर तक झेल नहीं सकता। ये सुनकर आयत चौंकी। उसने मुड़कर लकी को घूरा। इसका मतलब तुम जानते हो ध्रुवांश के साथ क्या हो रहा है, और वो एनर्जी आखिर क्या है? लकी ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मैं आप में से किसी को नहीं बता सकता कि वो क्या है। ये उनका सबसे बड़ा राज है। तभी एल्डर रेल की भारी और गंभीर आवाज गूंजी, डिवाइन एनर्जी। ये सुनते ही सबने झटके से एल्डर रेल की ओर देखा। लकी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आयत ये तो समझ गई थी कि एल्डर रेल ने बिल्कुल सही पकड़ा है। एल्डर रेल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक्सप्लेन किया, आपको याद है हमारे ब्लड सेक्ट की प्राचीन देवी की मूर्ति से जो पवित्र एनर्जी आती थी, वो डिवाइन एनर्जी थी। और सिर्फ डिवाइन एनर्जी ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसे सिर्फ देवता ही सेंस कर सकते हैं। वो इतनी पवित्र और गहरी होती है कि हम जैसे इंसानी या म्यूटेंट जीव उसे फील नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसके दबाव से कुछ ले जा सकते हैं। एल्डर रेल ने ध्रुवांश की ओर डर और इज्जत से देखते हुए आगे कहा, इसलिए मुझे यकीन है कि ये डिवाइन एनर्जी है, पर यह नहीं पता कि मास्टर ध्रुवांश के पास ये कैसे और क्यों है। एक इंसानी बॉडी के लिए उस एनर्जी का सामना ही नामुमकिन है। उसे कंट्रोल करना तो दूर की बात है। तभी लकी के दादा यानी वुल्फ ट्राइब के मुखिया, जो अब तक चुप थे, वो अपनी लाठी टेकते हुए आगे आए। हमारे साथी रेल ने सही कहा। मुखिया की आवाज में गहरा सम्मान था। वो डिवाइन एनर्जी ही है, और लॉर्ड डेविल या यूं कहें ध्रुवांश, वो कोई साधारण जीव नहीं है। मुखिया ने सबकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसा कि उनके नाम से ही आपको कुछ तो समझ आ जाना चाहिए।
हम सभी उन्हें लॉर्ड डेविल के नाम से बुलाते हैं, और लॉर्ड डेविल हम सभी डेमी ह्यूमंस के गॉड हैं। हम किसी और को इस नाम से कभी नहीं बुला सकते। ये सच जानते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गईं। कबीर का तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। ध्रुवांश भाई गॉड है, एक असली देवता। मुखिया ने आगे कहा, ये राज जानने वाले के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो लॉर्ड के लिए वफादार रहो या मौत को गले लगा लो। ये राज मैं कभी तुम सभी को नहीं बताता, लेकिन इस वक्त ये बताना बहुत जरूरी था ताकि तुम समझ सको कि सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। मुखिया ने अपने कांपते हाथों से ध्रुवांश की ओर इशारा किया। वो हमारे लॉर्ड डेविल हैं, जिन्होंने इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए इंसानों के बीच दोबारा जन्म लिया है, लेकिन हम सभी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। हमने उनके अपनों को मरने दिया, हमने उन्हें गुस्सा दिला दिया है। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो उनका ये इंसानी शरीर इस ईश्वरीय क्रोध को नहीं झेल पाएगा और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये सब सुनकर आयत ने अपनी नम आंखों से ध्रुवांश को देखा। उसके दिल में जो भी दर्द था वो सब ध्रुवांश की इस तड़प के सामने छोटा पड़ गया। हालात चाहे जैसे भी हों, आयत ने मन ही मन कहा। उसके आंसुओं से धुंधली आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया। आपने कभी मुझे प्यार किया हो या नहीं, लेकिन मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। मैं आपको ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। ये सोचकर आयत ध्रुवांश की ओर बढ़ने लगी। रुक जाइए मलिका, एल्डर रेल चिल्लाए। मुखिया और लकी भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आयत ने उन्हें झटक दिया। उधर कबीर भी अपने दोस्त जैसे भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपनी जगह पर टिके रहना ही मुश्किल था। वो अपना हाथ आंखों के आगे किए हुए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो उस डिवाइन एनर्जी के तूफान में एक कदम ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ड्यू भी धीरे धीरे घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो भी बहुत दूर था। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हवा में मौजूद मिट्टी के कण उस तूफान में किसी तीज ब्लेड की तरह उड़ रहे थे, जो उनके शरीरों पर छोटे छोटे कट लगा रहे थे। लेकिन आयत, जो एक ग्रैंड मास्टर थी, उस तूफान को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो ध्रुवांश के एकदम पास पहुंच गई। इस कोशिश में उसके खूबसूरत लाल लिबास के चिथड़े उड़ गए थे और उसके गोरे जिस्म पर सैकड़ों छोटे छोटे घाव हो गए थे, जिनसे खून रिस रहा था। अभी उसके पहले के हमलावरों से लड़ते वक्त के जख्म भी पूरी तरह से नहीं भरे थे। ध्रुवांश से डिवाइन एनर्जी अभी भी ज्वालामुखी की तरह निकले जा रही थी। चूंकि वो अब हाई लॉर्ड के लेवल 7 पर था, इसलिए उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। इसी वजह से वो अभी तक बिना भटे इस डिवाइन एनर्जी को झेल पा रहा था। तभी आयत उसके पास जाकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी खुद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए ध्रुवांश के बिल्कुल क्लोज जाकर उसे अपनी बाहों में कसकर हक कर लिया। शांत हो जाइए ध्रुवांश, आयत उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोते हुए बोली। प्लीज, आप एक समझदार योद्धा है। आप ऐसे खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। ध्रुवांश के शरीर से निकलने वाली वो डिवाइन एनर्जी आयत की स्किन को भी बुरी तरह हर्ट कर रही थी, लेकिन वो एक ग्रैंड मास्टर थी। वो आसानी से इतनी एनर्जी झेल सकती थी जितनी ध्रुवांश की हाई लॉर्ड वाली बॉडी झेल रही थी। लेकिन ध्रुवांश शांत नहीं हो रहा था। वो अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था और उसका ऑरा बढ़ता जा रहा था। तभी आयत ने रोते हुए और भी जोर से उसे कसते हुए कहा, आप सिर्फ एक लड़की की वजह से अपने साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं सह पाऊंगी। आपको उसका प्यार और उसका धोखा दिख रहा है, लेकिन मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा? आप ऐसे कायरों की तरह क्यों हार मान रहे हैं? आपको तो उन सभी से बदला लेना चाहिए। जब इन बातों का भी ध्रुवांश पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा, तो आयत ने अपना आखिरी दांव चला। उसने झटके से अपने पास से अपना एक तेज धार वाला खंजर निकाला और उसे सीधा अपनी हिंकोरी गर्दन पर रख लिया। अगर आप अभी नहीं रुके, आयत की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो ध्रुवांश की रूह तक पहुंच सकता था। ध्रुवांश अभी भी आयत की ओर देख रहा था। उसकी आंखें ब्लू फ्लेम में चल रही थीं। उसकी एनर्जी कम नहीं हुई थी। आयत को पता था कि ध्रुवांश उसे सुन पा रहा है। वो बहरा नहीं हुआ है, बस वो अभी एक तरह से आयत को पता था कि ध्रुवांश उसे सुन पा रहा है। वो बहरा नहीं हुआ है, बस वो अभी एक तरह से होश में नहीं है। उसके अंदर का दुख इतना हावी हो गया है कि सिर्फ उसकी डिवाइन एनर्जी ही उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही है। तभी आयत ने रोते हुए खंजर को अपनी गर्दन पर और कसते हुए कहा, आपको क्या लगता है सिर्फ आपका दिल टूटा है? हाँ, सिर्फ आपको दुख हुआ है, सिर्फ आपको धोखा मिला है। मेरा भी दिल टूटा है ध्रुवांश।
आज ये जानकर कि डेविल और ध्रुवांश एक ही हैं और वो दोनों ही मुझे नहीं बल्कि सिल्वी को पसंद करते हैं। आयत की आवाज कांपने लगी। मुझे भी दुख हो रहा है इस तबाही का, इन अपनों की मौत का और आपको इस हालत में टूटे हुए देखने का। मुझे भी धोखा मिला है। आपने मुझसे कई झूठ बोले हैं। असल में मेरा भी अब इस दुनिया में जीने का मन नहीं कर रहा है और आपके जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जीना। वहां खड़े सभी लोग आयत का ये पागलपन देखकर उसे रोकने के लिए पागलों की तरह आगे भागने लगे। एल्डर रेल चिल्लाए, रुकिए मलिका। आयत ने अपनी आंखें बंद की और खंजर पर ताकत लगाते हुए अपनी ही गर्दन काटने ही वाली थी कि धप, एक बेहद मजबूत लेकिन गर्म हाथ ने उसके उस हाथ को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल उस हाथ ने आयत से वो खंजर छीनकर दूर हवा में फेंक दिया। आयत ने हांफते हुए अपनी आंखें खोली और सामने देखा। वो ध्रुवांश था। उसकी आंखों की वो नीली आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसका वो डिवाइन ऑरा उसके शरीर के अंदर वापस समा रहा था। उसके ऊपर के कपड़ों यानी शर्ट के चीथड़े उड़ गए थे और हवा में राख बन चुके थे। उसकी मस्कुलर बॉडी पर वो रहस्यमयी नीली नसें अभी भी हल्के हल्के ग्लो कर रही थीं, जो उसे एक बहुत ही खतरनाक और गॉडली लुक दे रही थीं। लेकिन सबसे सुकून की बात यह थी कि उसकी गोद में मौजूद अर्नव की बॉडी एकदम सही सलामत थी। ध्रुवांश ने अपनी पूरी आंधी में भी उस बच्चे की बॉडी को एक खरोच तक नहीं आने दी थी। ध्रुवांश ने अर्नव की बॉडी को बहुत ही आराम से किसी कांच के खिलौने की तरह जमीन पर लेटा दिया। ध्रुवांश को सही सलामत और होश में देखकर आयत के सब्र का बांध टूट गया। वो रोते हुए आगे बढ़ी और ध्रुवांश के गले लग गई। वो उसके चौड़े सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कुछ देर तक वैसे ही रोती रही। उसे भी ध्रुवांश जितना ही डर लगा था। आज उन दोनों के ही दिल बुरी तरह टूटे थे। ध्रुवांश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना एक हाथ बहुत ही नजाकत से आयत की पीठ पर रखा। थोड़ी देर में ध्रुवांश धीरे से आयत से दूर हुआ और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भावहीन था। कोई आंसू नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसने आयत और बाकी सबको देखा। मुझे माफ करना। ध्रुवांश की आवाज धीमी और भारी थी, इस तरह का बर्ताव करने के लिए। मेरा कंट्रोल टूट गया था। फिर उसने ड्यू का नाम लेकर उसे बुलाया। ड्यू। ड्यू तुरंत अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसके पास आया। वो थोड़ा झुका और आदर से बोला, जी मास्टर। ध्रुवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सभी शहीद सैनिकों के शरीरों को पूरे सम्मान के साथ बाहर समंदर के बीच पर इकट्ठा करो। और फिर ध्रुवांश की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, और तुम बाहर एंट्री ऑफिस में मत जाना। ड्यू एक सेनापति था, वो बेवकूफ नहीं था। उसने अपने अंदर उठ रहे दुख को दबाते हुए कहा, मास्टर, मुझे पता है। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वहां भी कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। मेरी बहन, लेकिन मैं ऐसी चीजों से टूटने वाला नहीं हूं। मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। ये सुनते ही ध्रुवांश की आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गईं। उसने मुड़कर ड्यू को इतनी खतरनाक नजरों से घूरा कि ड्यू भी कांप गया। मैंने कहा ना, तुम एंट्री ऑफिस में नहीं जाओगे। ध्रुवांश की आवाज में गड़गड़ाहट थी। समझ में आया। मेरे ऑर्डर पर सिर्फ हाँ में जवाब आना चाहिए ड्यू, कोई बहस नहीं। ड्यू की हिम्मत पस्त हो गई। वो जानता था कि मास्टर उसे वो नजारा देखने से बचाना चाहते हैं। उसने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, जी मास्टर। ध्रुवांश ने फिर आयत को देखा और बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज में कहा, मिस मलिका, क्या आप एंट्री ऑफिस में जाकर प्रीति के शरीर को सम्मान के साथ बाहर ला सकती है? वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन की जैसी थी और मैं उसे उस हालत में दोबारा नहीं देख पाऊंगा। आयत समझ चुकी थी कि ध्रुवांश क्यों ड्यू को वहां जाने से रोक रहा है। वो उस भाई को अपनी बहन की वो भयानक लाश देखने से बचाना चाहता था। आयत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिला दिया। तभी ध्रुवांश की बर्फीली नजर लकी पर पड़ी। लकी अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ा था। लकी। ध्रुवांश का स्वर ऐसा था जैसे वो कोई सजा सुना रहा हो। तुम्हें अभी के लिए मूनलाइट रेल्म के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जा रहा है, और जब तक ये सब मामला खत्म ना हो जाए और मैं तुम्हारे मुंह से पूरा सच ना सुन लो, तुम मूनलाइट के लिए एक मुजरिम हो। ध्रुवांश ने ड्यू को देखकर आदेश दिया, ड्यू, इसको हाउस अरेस्ट में रखो और बाकी का काम शुरू करो। और हाँ, सिटी के चारों तरफ जो वो बैरियर उन दुश्मनों ने लगाया है, उसे अभी मत तोड़ना, उसे वैसे ही रहने दो। ड्यू ने हाँ में सिर हिला दिया।
वहां मौजूद सभी लोग देख रहे थे कि ध्रुवांश अपने उस खौफनाक गुस्से को आगे लाकर अपने अंदर के उस नाजुक दर्द को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। ध्रुवांश ने अर्नव की बॉडी को एक आखिरी बार देखा, फिर वो सब की तरफ पीठ करके वहां से जाते हुए बोला, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। ये बोलकर वो वहां से चला गया। ड्यू ने बचे हुए कुछ सैनिकों को लकी को अरेस्ट करने का इशारा किया। सैनिकों ने मूनलाइट की खास बनी हुई हथकड़ियां लकी को पहना दी। ये कोई आम हथकड़ियां नहीं थी, ये खास जादुई धातु से बनी थी। ये जितने ताकतवर इंसान के हाथ में लगाई जाती थी उतनी ही मजबूत हो जाती थी, क्योंकि ये कैदी की ही एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे कैद रखती थी। लकी ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे सभी लोग भारी मन से ड्यू के साथ अपने अपने काम लाशों को उठाने में लग गए। उधर आयत भारी कदमों से मूनलाइट के मेन गेट से बाहर उस एंट्री ऑफिस की तरफ गई। जब उसने अंदर का वो नजारा देखा तो उसका भी दिल दहल गया। भले ही वो एक ग्रैंड मास्टर थी, भले ही उसने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन आखिरकार वो थी तो अभी भी एक छोटी लड़की ही। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी सिसकी निकल गई। वो अपने साथ वुल्फ ट्राइब की कुछ फीमेल सैनिक, ये वही थीं जो सिल्वी की सेवा करती थीं, उन्हें लेकर गई थी। उन सभी ने मिलकर बहुत ही इज्जत और रुंधे हुए गले के साथ प्रीति के सिर और धड़ को एक साथ जोड़ा। आयत ने अपने हीलिंग मैजिक और पट्टियों की मदद से उसकी कटी हुई गर्दन को अच्छे से अटैच कर दिया और उस पर से सफेद पट्टी बांध दी। उन्होंने उस मासूम के शरीर पर एक साफ सफेद कपड़ा लपेटा और फिर आयत खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर पूरे सम्मान के साथ मूनलाइट के बाहर समंदर के किनारे वाले बीच पर ले आई। शाम ढल रही थी। कुछ देर बाद ध्रुवांश सिटी के एक सुनसान हिस्से में एक बड़े से पुराने पेड़ के तने के टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और एक सीधा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और वीरान थी। वो मूनलाइट के आसमान को देख रहा था। आसमान में आज दो चांद, एक लाल और एक हल्का नीला, धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे और नीचे सूरज डूबता हुआ दिख रहा था। सब कुछ कितना शांत था और कितना बर्बाद। तभी वहां सूखी पत्तियों पर किसी के हल्के कदमों की आवाज आई। ध्रुवांश वैसे का वैसा ही बैठा रहा। उसने उस ओर मुड़कर देख नहीं देखा। उसे पता था कि कौन आया है। तभी वहां आयत आई। उसने अपने खून से सने कपड़े बदल लिए थे। वो बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल किए ध्रुवांश के बिल्कुल पास उसी पेड़ से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। वे ऐसे ही बैठे रहे। वहां कोई बात नहीं हुई, कोई आंसू नहीं बहे, बस सन्नाटा था। लेकिन इस दर्दनाक शाम में उन दोनों की वो खामोशी और एक दूसरे की मौजूदगी उनके टूटे हुए दिलों को एक अजीब सा लेकिन सच्चा सुकून दे रही थी। आज दोनों हार गए थे, लेकिन दोनों साथ थे। मूनलाइट का नजारा तो साफ हो गया, लेकिन इस खामोशी के बाद आने वाला तूफान कितना भयानक होगा। सिल्वी और उन एंजल्स का क्या होगा जब ध्रुवांश उनके सामने जाएगा। कहानी अब एक बेहद डार्क और रिवेंज वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मूनलाइट रेल्म के बाहर का वो समंदर का किनारा, जो कभी खूबसूरती और सुकून का प्रतीक था, आज एक शमशान घाट में बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी भारीपन और गर्मी थी। ये गर्मी मौसम की नहीं, बल्कि उन दर्जनों चिताओं से उठ रही थी जिन पर मूनलाइट के उन बहादुर सैनिकों, डिफेंस गार्ड्स और मासूम प्रीति व अर्नव को अग्नि दी जा रही थी। हवा में चंदन की लकड़ियों के जलने की चट चट आवाजें और राख का धुआं घुला हुआ था। माहौल एकदम शांत था। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस समंदर की लहरों के किनारे से टकराने की छप छप और लकड़ियों के जलने की आवाजें आ रही थीं। ध्रुवांश, कबीर, आयत, एल्डर रेल, लकी के दादा, ड्यू सभी वहां भारी मन से खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर जो दुख था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ देर पहले मुखिया और एल्डर रेल ने ध्रुवांश से रिक्वेस्ट की थी कि लकी को भी यहां आने दिया जाए। आखिरकार अर्नव उसका ही छोटा भाई था। लेकिन ध्रुवांश ने बहुत ही ठंडे और पत्थर जैसे लहजे में इनकार कर दिया था। उसने लकी को ही अर्नव की मौत की सबसे बड़ी वजह बताया था, क्योंकि लकी ने ही ड्यू को रोका था। इसलिए लकी अभी भी स्काई सिटी के उस उड़ते हुए आइलैंड में भारी जादुई हथकड़ियों में कैद था। जैसे जैसे चिताओं की आग शांत होने लगी, लोग धीरे धीरे भारी कदमों से वहां से जाने लगे। लेकिन ध्रुवांश वहीं खड़ा रहा। वो समंदर में डूबते हुए लाल सूरज को घूर रहा था। सूरज की वो लालिमा बिल्कुल उस खून जैसी लग रही थी जो आज मूनलाइट में बहा था। समंदर की ठंडी लहरें लाकर उसके जूतों और पैरों को भिगो रही थीं, लेकिन उसे कोई होश नहीं था।
आयत, जिसने अभी तक ध्रुवांश को अकेला नहीं छोड़ा था, वो भी चुपचाप जाकर उसके पास खड़ी हो गई। ध्रुवांश ने बिना आयत की ओर देखे सामने डूबते सूरज को घूरते हुए ही बहुत धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, आयत, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा था, लेकिन मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं अपने राज सबको नहीं बता सकता था। मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे उम्मीद है आप मुझे समझेंगी और इस धोखे के लिए मुझे माफ कर देंगी। आयत ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा और ध्रुवांश की उस उदास प्रोफाइल को देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक मैच्योरिटी थी। आपने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है ध्रुवांश, आयत ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि आपकी मजबूरी क्या रही होगी। एक देवता का इंसानों के बीच रहना आसान नहीं होता। मैं आपसे नाराज बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हां, दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है। ध्रुवांश खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो आयत की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। क्या आप मेरा पूरा सच जानना चाहेंगी? आयत हैरानी से ध्रुवांश की ओर देखने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे तो लगा था कि आज के बाद ध्रुवांश शायद अब किसी पर भी यकीन नहीं करेंगे, मुझ पर भी नहीं, लेकिन ये मुझे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट क्यों बताना चाहते हैं? आयत ने मन ही मन सोचा। ध्रुवांश ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी मुस्कान आ गई। आप ज्यादा सोच रही हैं मिस मलिका, ध्रुवांश ने कहा। हाँ, ये सच है कि मेरा प्यार और भरोसे नाम के शब्दों से विश्वास पूरी तरह उठ गया है, और शायद उसमें कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं, क्योंकि जब कोई चीज आपके साथ बार बार होती है तो कमी सामने वाले में नहीं, आप में ही होती है। मेरी चॉइस ही गलत रही है हमेशा। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरा आप पर इस वक्त भरोसा करने की वजह कोई लव फीलिंग, प्यार या अंधी आशिकी नहीं है, बल्कि हमारे बीच का वो ब्लड कनेक्शन है। आयत ने पलकें झपकाईं। जब मैंने आपके कल्टीवेशन के टाइम पर आपके शरीर में मौजूद मेरे गॉड ब्लड को रिफाइन करने में मदद की थी, तो मैं आपके दिल और दिमाग से बहुत गहराई से कनेक्ट हो गया था। मैं आपकी आत्मा को पढ़ सकता हूं, इसलिए मुझे पता है कि आप कम से कम एक साथी के तौर पर तो मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। ध्रुवांश ने समंदर की तरफ वापस देखा। और प्यार शायद अब कभी हमारे बीच या मेरी जिंदगी में होगा ही नहीं। ये कड़वी बात सुनकर भी आयत मुस्कुरा दी। मुझे ये जानकर खुशी हुई ध्रुवांश कि जिस वक्त एक इंसान अपनी परछाई तक पे शक करने लगता है, पूरी दुनिया से नफरत करने लगता है, उस वक्त पर भी आपने मुझ पर, मेरी वफादारी पर भरोसा किया है। आप प्यार करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगी। ध्रुवांश ने रेत पर बैठते हुए आयत को भी अपने पास बैठने का इशारा किया, और फिर उसने बोलना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जो इस धरती की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे पुराने और शक्तिशाली पन्नों में दर्ज थी। मेरे जो असली पिता है, वो सभी यूनिवर्स में से सबसे टॉप के यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट में पैदा हुए थे। वो प्लैनेट के एक बहुत ही छोटे से कबीले अग्नि शिखर में पैदा हुए थे। शुरुआत में वो काफी कमजोर थे। किसी पुराने श्राप की वजह से उनके अंदर कोई खास पावर नहीं थी। ध्रुवांश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे खुद को उस पूरे प्लैनेट का सबसे पावरफुल योद्धा बनाया। उनकी ताकत और उनके रुतबे को चाहने वाले बहुत थे, और फिर उनकी 2 पत्नियां बनी। एक जो उस पूरे प्लैनेट की दूसरे नंबर की सबसे खूंखार और ताकतवर योद्धा थी, वो मेरी श्री मां है, और दूसरी मेरी असली मां सोनालिका, जिनको कई लोग और कई दुनियाओं में चंद्र देवी के नाम से भी जानते हैं। आयत ये कहानी सुनते हुए पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। उसके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। जो बातें वो सुन रही थी, वो उसके ग्रैंड मास्टर वाले दिमाग की समझ से भी बहुत ऊपर की चीजें थीं। ध्रुवांश आगे कहता गया, श्री मां, जो ताकत में मेरे पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, वो मेरे पिता से पहले ही गॉड रेल में पहुंच गई, और उन्होंने उस प्लैनेट को छोड़ दिया। वो बहुत दुखी और गुस्से में थी, क्योंकि मेरी मां सोनालिका की सगाई पिताजी से हो गई थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि श्री मां मेरे पिता का पहला प्यार और पहली पत्नी थी। बाद में मेरी मां भी अपनी चंद्र देवी की शक्तियों की वजह से गॉड रेल्म में चली गई, और फिर उन देवताओं की उस दुनिया में मेरा यानी कि रुद्र का और मेरी बड़ी बहन
इरा का जन्म हुआ। ध्रुवांश ने आयत की तरफ मुड़कर एक फीकी मुस्कान दी। आपको यह जानकर बहुत खुशी या शायद बहुत हैरानी होगी आयत कि आपके ब्लड सेक्ट में जो उस देवी की मूर्ति थी जिसकी आप लोग पूजा किया करते थे, वो कोई और नहीं, मेरी इरादी ही थी। क्या? आयत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिसके सामने बैठी है वो उस देवी का भाई है जिसकी वो बचपन से पूजा करती आई है। ध्रुवांश की आवाज अब थोड़ी भारी और दर्दनाक होने लगी। मैं हमेशा अपने पिता के प्यार को तरसता रहा। उन्होंने मुझे हमेशा इग्नोर किया। मेरे ब्लड में मेरे पिता की वो असुरी शक्तियां मौजूद थीं जो पिता को उनके पिता से मिली थीं, क्योंकि मेरे दादा असुर सम्राट थे। वो सभी देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल थे। मैंने गुस्से में अपनी वो असुरी शक्तियां जगा ली और इसी वजह से इस यूनिवर्स का जन्म हुआ और मेरे उस डेविल रूप का भी जन्म हुआ। लेकिन बाद में मेरे डैड ने मुझे बहुत वक्त दिया, मुझे नर्क जैसी ट्रेनिंग दी और मेरी उन असुरी शक्तियों को दबाया, और फिर मैं इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बना। ध्रुवांश ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में एक बहुत ही पुराना और गहरा घाव उभर आया। मेरे साथ एक लड़की थी, इस दुनिया को चलाने वाली गॉडेस ईशाना। मैंने उस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया। मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसने डिस्ट्रॉयर की पावर हासिल करने के लिए मेरी ही पीठ में खंजर घूंपकर मुझे मार दिया। ध्रुवांश ने एक कड़वी हंसी हंसी। असल में डिस्ट्रॉयर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। उसे आने वाला कल आज सब पता होता है। मुझे भी सब पता था, लेकिन मैंने अपनों का, अपने आसपास के लोगों का फ्यूचर कभी नहीं देखा। मैंने उन पर अंधा भरोसा किया और मैं मारा गया। और आज इस जिंदगी में भी मैंने फिर से वही अंधा भरोसा किया और आज मैंने अपना एक भाई खो दिया। आयत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही प्यार से ध्रुवांश के चौड़े कंधे पर रख दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये किसी कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि यहां तक आने में आपने कितना कुछ झेला है, आपके दिल पर कितने घाव है। आयत ने एक लंबी सांस ली। मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन शायद मेरे लिए इन गॉड्स, यूनिवर्स और इन सब के रूल्स के बारे में जानने में जल्दबाजी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। जो भी फ्यूचर में पता लगे तभी बेहतर होगा। रात के 3 बज चुके थे। मूनलाइट रेल्म के अंदर का माहौल बहुत बिजी था। पूरा शहर काम पर लगा हुआ था। हर जगह को साफ किया जा रहा था, टूटी हुई चीजों को ठीक किया जा रहा था। वहीं मूनलाइट के मेन सिक्योरिटी रूम में कबीर और ड्यू बैठे हुए थे। उन दोनों के सामने टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल रखी हुई थी। वो दोनों शहर के सभी रास्तों, गलियों और एंट्री पॉइंट्स पर लगी क्रिस्टल बॉल्स की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। एक मास्टर बॉल से वो पूरे शहर का डेटा देख सकते थे। वो उन स्वर्ग के हमलावरों की पहचान का कोई सुराग ढूंढ रहे थे। तभी कबीर की नींद भरी हुई आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसने होलोग्राम स्क्रीन को जूम किया। मास्टर ड्यू, जरा ये देखिए, कबीर ने जल्दी से कहा। ड्यू ने अपनी क्रिस्टल बॉल में उस फुटेज को देखा। वहां एक रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। उसमें एक नकाबपोश हमलावर का हाथ दिख रहा था, जिसके कपड़े लड़ाई में फट गए थे। उसकी कलाई पर एक टैटू साफ दिख रहा था। उस टैटू में एक खूंखार चील बनी हुई थी और उस चील के नीचे बहुत ही डार्क और नुकीले अक्षरों में लिखा था डार्क। ये देखकर ड्यू भी हैरान हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वो कबीर की ओर हैरानी से देखते हुए बोला, हमें ये मास्टर को दिखाना चाहिए। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो बहुत थके हुए हैं और अंदर से टूटे हुए भी। सुबह सुबह वो जरूर कोई ना कोई बम फोड़ेंगे ही, तो उस वक्त उन्हें ये बता देंगे। अभी उन्हें थोड़ा शांत रहने देते हैं। वहीं बाहर समंदर के किनारे ध्रुवांश और आयत वहीं रेत पर बैठे बैठे बातें करते करते सो गए थे। ध्रुवांश सीधा रेत पर लेटा हुआ था और आयत ने बहुत ही आराम से अपना सिर ध्रुवांश के चौड़े सीने पर रखा हुआ था। उसका एक हाथ ध्रुवांश के ऊपर था। दोनों चांद की उस ठंडी चांदनी में सो रहे थे, लेकिन सोते हुए भी शायद उन दोनों के चेहरों पर वो सुकून नहीं था जो नींद में होना चाहिए। उनके माथों पर चिंता की लकीरें थीं। ध्रुवांश का सपना। ध्रुवांश एक बहुत ही गहरे, घने और सफेद धुएं वाले इलाके में चल रहा था। तभी उसे सामने एक आकृति दिखाई दी। सिल्वे, ध्रुवांश ने आवाज दी। सामने सिल्वी खड़ी थी।
उसने सफेद रंग का एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन वो ध्रुवांश की तरफ देखने के बजाय उससे दूर जा रही थी। सिल्वी, रुको! ध्रुवांश उसके पीछे भागने लगा, लेकिन ये एक अजीब सा सपना था। ध्रुवांश जितना तेज भागता, वो जितना उसके पास जाने की कोशिश करता, सिल्वी उससे उतनी ही दूर होती जा रही थी। लेकिन अचानक सिल्वी रुक गई। ध्रुवांश भागकर उसके पास पहुंचा और उसने राहत की सांस लेते हुए सिल्वी को कसकर अपने गले लगा लिया। तुम कहाँ जा रही थी? मुझे छोड़कर मत जाओ, ध्रुवांश ने कहा। तभी सिल्वी अचानक फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुवांश, सिल्वी की आवाज में बहुत दर्द था। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप मुझे बचा नहीं पाए। आपने मुझे छोड़ दिया। ध्रुवांश का दिल कांप गया। उसने सिल्वी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, पागल हो गई हो तुम। मैं तुम्हें दुनिया की हर मुसीबत से बचाऊंगा। तुम मेरी जान हो। उसने सिल्वी को फिर से अपने गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसने सिल्वी को गले लगाया, स्लर्च! ध्रुवांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी पीठ पर ठीक दिल के पीछे एक बहुत ही ठंडा, बर्फीला और दर्दनाक एहसास हुआ। उसने नीचे देखा। सिल्वी के हाथ में एक लंबी चमकती हुई खंजर थी, जो उसने ध्रुवांश की पीठ में आर पार घोंप दी थी। ध्रुवांश के मुंह से खून निकल आया। वो पीछे हटा और घुटनों के बल गिर गया। उसने अपनी कांपती आंखों से सिल्वी को देखा। लेकिन क्यों सिल्वी? सिल्वी, जो अभी तक रो रही थी, उसके चेहरे पर अचानक एक बहुत ही क्रूर, घिनौनी और ईशाना जैसी मुस्कान आ गई, क्योंकि सिल्वी ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, आप बहुत कमजोर हैं ध्रुवांश। आप मेरे लायक नहीं हैं। मुझे आप जैसे कमजोर और इमोशनल बेवकूफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ध्रुवांश दर्द और धोखे से तड़प उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पसीने से लथपथ ध्रुवांश जमीन पर गिर गया। सपने में उसकी आंखें बंद हुईं और रियल दुनिया में नहीं। ध्रुवांश पूरी ताकत से चिल्लाकर उठ बैठा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके अचानक ऐसे चीख कर उठने से आयत भी हड़बड़ाकर तुरंत उठकर बैठ गई। उसने घबराकर ध्रुवांश का चेहरा पकड़ा। क्या हुआ ध्रुवांश? आप ठीक हैं? क्या हुआ? ध्रुवांश की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछा। उसने कुछ सेकंड लिए खुद को शांत करने के लिए और फिर आयत को देखकर हाँ में सिर हिलाया। तो ये एक सपना था, ध्रुवांश ने मन में कहा। उसका दिल अभी भी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। लेकिन मुझे ईशाना की जगह सिल्वी क्यों दिखी? क्या मैं सिल्वी से ईशाना से भी ज्यादा नफरत करने लगा हूं? ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नहीं, सिल्वी को जाना था, वो अपनी मर्जी से चली गई। उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उसे अर्नव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्चा तो सिर्फ उसे रोकने के लिए उसके पीछे गया था। ध्रुवांश की आंखों में एक बहुत ही डार्क और जानलेवा चमक आ गई। उस मासूम को मारने की कीमत अब पूरा का पूरा एंजल सेक्ट चुकाएगा। मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मेरी ही गलती थी। जब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर था तो मुझे इस एंजल सेक्ट को माफ नहीं करना चाहिए था। इन्होंने उस वक्त भी कई ऐसी गलतियां की थी कि मैं इनका नामो निशान मिटा सकता था, लेकिन मैंने इन कीड़ों को माफ कर दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं वो गलती सुधारूंगा। ध्रुवांश बिना कुछ और बोले अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। वो मुड़ा और सीधे मूनलाइट रेल्म के अंदर की ओर चल दिया। आयत भी बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही ध्रुवांश ने मूनलाइट रेल्म के मेन गेट में एंटर किया, उसने एक भारी और अथॉरिटेटिव आवाज में पुकारा, ड्यू! शुम! तुरंत ध्रुवांश के पैरों के पास की एक परछाई में से एक काली धुंध उठी और उस धुंध में से ड्यू बाहर आया। ड्यू ने तुरंत एक घुटने पर बैठकर अपना सिर झुका लिया। जी मास्टर। ध्रुवांश ने उसे ठंडी नजरों से देखकर हुक्म दिया, एक मीटिंग अरेंज करो अभी। मूनलाइट के सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स, कबीर, एल्डर रैल और सभी मास्टर्स को बुलाओ। ड्यू ने सिर झुकाए हुए ही तुरंत जवाब दिया, मास्टर सब पहले से ही मेन मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। वो बस आपके ही आने का वेट कर रहे हैं। और डीएच लैंड से राय फैमिली के मुखिया भी यहाँ आए हैं। ये सुनकर ध्रुवांश ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया। चलो जल्दी। ध्रुवांश का लंबा कोट हवा में उड़ता हुआ मीटिंग हॉल की ओर बढ़ चला। उसके हर एक कदम में अब एक गॉड का खौफ और एक डिस्ट्रॉयर का गुस्सा था।
क्या होगा अब आगे? क्या ध्रुवांश एंजल सेक्ट जैसे पावरफुल और ईश्वरीय सेक्ट से पंगा लेगा? क्या उसे सिल्वी का वो मजबूरी वाला सच पता चलेगा? और कौन थे वो डार्क टैटू वाले कातिल? क्या पता लगा है उनके बारे में ड्यू और कबीर को? और आखिर लकी ने ड्यू को क्यों रोका था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जमीन का सफर जारी है। सायोनारा।